नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में कहीं से भी अपराध करने की कोई छूट नहीं है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, नेता हो, कर्मचारी हो, सत्ताधारी हो या विपक्षी। उत्तर प्रदेश के इलाके में फर्नीचर का पैसा मांग देने के वजह से फर्नीचर दुकान पर बुलडोजर चलाने वाले एसडीएम साहब के ऊपर ही बाबा का बुलडोजर चल गया। अब वो अपने घर पे आराम फरमा रहे हैं। उम्मीद है कि बाबा उनको घर पे ही फर्नीचर बनाने का काम दे देंगे और कहेंगे कि आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भेदभाव रहित काम करने के लिए जानी जाती है। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाता है, यह इस बात का प्रमाण है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि अखिलेश यादव के दूसरे चाचा भी आज योगी शरणम गच्छामी हुए हैं। सुना है कि अखिलेश यादव इससे नाराज है। हालांकि उनके प्यारे चाचा ने कहा है कि भाई पक्ष और विपक्ष में संवाद खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। एक तरह से उनके इस बातों में दम है और वो सही फरमा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने लोकतंत्र को कब माना और लोकतांत्रिक तरीके से अखिलेश यादव ने कब राजनीति की कि उनको लोकतंत्र की वैल्यू का पता होगा? महत्वपूर्ण मुद्दा ये था। लेकिन अखिलेश यादव ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं उनको और उनसे संबंधित किसी मुद्दे को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने योग्य नहीं माना। एक मुद्दा और महत्वपूर्ण था जिस पर चर्चा की जा सकती थी और करनी चाहिए, वो कि हम सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखावे के लिए है, मुखौटा टाइप का है। वहां पर मिलिट्री रूल है और फौज जिसको चाहती है वो सरकार में होती है और फौज वहां जो चाहती है वही होता है। ऐसे पाकिस्तान में एक कहने के लिए चुनाव आयोग भी है। उस कहने के लिए डमी चुनाव आयोग ने इमरान खान, जो अभी अभी प्रधानमंत्री पद से भगाए गए हैं, उनके पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के विदेशी फंडिंग का केस खोल दिया है। और हो सकता है कि 15 दिन के अंदर, जो उनके कानून में है कि 15 दिन के अंदर तहरीके इंसाफ पार्टी के पूरे कार्यकाल पर बैन लगाने की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी कर दे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी मतलब इमरान खान के पार्टी के सभी विधायक अपदस्थ हो जाएंगे और अगले 4 साल तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। मित्रों, अगर कहने के लिए लोकतंत्र, मुखौटा लोकतंत्र में इतना बड़ा एक्शन विदेशी फंडिंग के नाम पर लिया जा सकता है, तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और संवैधानिक सीट पर बैठे हुए सभी लोगों के तटस्थता पर लेस मात्र भी मुझे संदेह नहीं है। और हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं अपने पुरजोर शक्ति, पूरे निष्ठा और संविधान में दिए अधिकारों के तहत चलते हैं, उस पर कोई दबाव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी विदेशी फंडिंग पर अब तक भारत महान के लोगों को ये पता नहीं चला कि कौन कौन से लोगों ने कितनी चंदा किन किन से ली है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक चंदे को बिल्कुल अनैतिक गर्व के तरह से ढक करके रखा जाता है। जैसे हमारे गांव देहात दूर दराज में कोई अनैतिक गर्भधारण कोई लड़की बाई मिस्टेक कर लेती है तो उसको पूरा लोक लज्जा के निवारण के लिए उसको ढक करके रखा जाता है, कहीं पर चर्चा नहीं की जाती है और उसको चुपके से दफना दिया जाता है। हमारे भारतीय राजनीतिक दल के चंदे को भी अनैतिक गर्व की तरह से ही ढका छुपा गया है और इस पर कोई चर्चा ना हो, जगहसाई होगी, ऐसा प्रचार किया जाता है। तो क्या पाकिस्तान के लोकतंत्र को हम बढ़िया माने या हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बढ़िया माने? कम से कम ये विदेशी फंडिंग के मामले में तो पाकिस्तानी लोकतंत्र मुझे ज्यादा सशक्त, मजबूत और पारदर्शी दिखाई देता है और भारत का लोकतंत्र दब्बू, कमजोर और ढकोसला दिखाई देता है। अगर भारत के लोकतंत्र में सारी एजेंसियों के स्वतंत्र होने के बाद भी चुनावी चंदे की जानकारी किसी भारतवासी को नहीं होती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण मुद्दा ये जरूर था, लेकिन शाम होते होते एक ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आ गई जो
चीन ताइवान की घेराबंदी, अमेरिका का उकसावा, रशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तक का ताइवान के विरुद्ध बोलना और चीन के समर्थन में उतरना, अमेरिका के विरुद्ध लामबंद होने को भी नीचा कर दिया। हालांकि आज मेरा मामला बनाया था मैंने सोचने के लिए कि भाई ताइवान को बिल्कुल बर्बाद करने की अमेरिकी साजिश क्या सफल हो रही है, क्योंकि दुनिया दो ध्रुव में बढ़ती जा रही है। चीन का दोस्त रशिया, जो भारत महान का भी दोस्त है, उसने इसको उकसावे की राजनीति बोला है। पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं, अमेरिका का एक टेलीफोन पाकिस्तान को मुंह उतार दे, वो पाकिस्तान भी अमेरिका को चीन के सह पर ये कहने की हिम्मत जुटा लिया है कि ये अमेरिका का उकसावे की राजनीति है, इससे क्षेत्र में असंतुलन बिगड़ेगी और युद्ध का खतरा बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया आमतौर पर अमेरिका का लाइन लेकर के बयान देता है और कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ होता है, लेकिन इस कृत्य को अमेरिका के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी किया है कि वो ये उकसावे की राजनीति है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि क्या विश्व युद्ध होने वाला है, क्योंकि विश्व युद्ध तभी होता है जब किसी बहुत बड़े मुद्दे पर दुनिया के देश अलग अलग खेमों में बट जाते हैं, तब जाकर के विश्व युद्ध होता है। तो क्या हम विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठे हैं? दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि कोरोना में वैसे ही दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब कर दी है। अगर युद्ध जैसी कोई चीज हो जाती है तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि जो भारत में बड़ा मामला घटित हुआ है उसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जाए, और वो मुद्दा है कि नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के कुछ हिस्से को सील करके जो प्रचारित किया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को प्रवर्तन निर्देशालय ने सील कर दिया, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, राजनीतिक मतलब क्या है, उसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका देश में राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ेगा। मित्रों, सबसे पहले तो आप सूचना जान लें, समाचारों में तो आ ही गया होगा, मैं भी अपने तरफ से बता दूं। प्रवर्तन निर्देशालय ने नेशनल हेराल्ड के केस में, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने अपने ऑफिस में किया है, ने कुछ डॉक्यूमेंट की खोज करते हुए नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के उस ऑफिस पर पहुंची जहां उसको वो दस्तावेज होने की सूचना थी या आशंका थी। तब उस ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों ने अपना बिहेवियर ठीक नहीं दिखाया, सहयोग नहीं किया, और सब के सब इनके साथ किसी तरह की वार्ता या किसी तरह का सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया। वो सब मजे से हंसी मजाक कर रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे प्रवर्तन निदेशालय के लोगों को कि वो कोई कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि ऑफिस सील होने से पूरे देश में कांग्रेस को एक सिंपैथी लहर और राजनीति करने का सुअवसर मिल जाता, जैसा कि उन्होंने चाहा और ईडी ने किया। हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि जे रोगिया के भावे आज से ही बैदा फुरमावे, मतलब जो मरीज को चाहिए डॉक्टर वही बता रहा है। तो ऑफिस को सील करना पड़ा। हालांकि एक बात जान लीजिए कि नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग कुल सील नहीं हुए, उसका एक छोटा सा कमरा हुआ है, उसमें पासपोर्ट ऑफिस है और कई सारे ऑफिसेज हैं जो अनवरत चल रही हैं, और उसका किराया कांग्रेस के खाते में नहीं, सोनिया और राहुल के निजी खाते में आ रहा है। तो वो कोई बहुत आर्थिक नुकसान नहीं है। एक छोटे से भूभाग टॉप फ्लोर पर छत का एक बरसाती को सील करके प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस को माइलेज दिया है, या प्रवर्तन निदेशालय को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया गया है कि वो सील करे और हमको माइलेज मिले। ये एक चर्चा का विषय है और ये गंभीर चर्चा का विषय है। मित्रों, जैसा कि आपको पता था कि इसी मामलों में पिछले कई वर्षों से दोनों माता पिता जमानत पर हैं, मतलब कभी भी जमानत टूटेगी और वो जेल जाएंगे। जेल के मुहाने पर खड़ा बोलते हैं जो आदमी इस तरह के मामलों में जमानत पर होता है। जमानत पर बहुत देर रहने के बाद अब कुछ दिनों से पूछताछ का प्रक्रिया चालू हुआ। आदरणीय सोनिया गांधी को ईडी ने नोटिस दिया। सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव होने के नाम पर समय मांगी, ईडी ने उनको समय दिया। उनके पुत्र कोरोना पॉजिटिव की बहाना नहीं बना सके, 2-1 दिन राजनीतिक कार्यक्रम की बहाना के बाद उनको अंततः ईडी के ऑफिस में आना पड़ा। कई दौर की लंबी पूछताछ के बाद
राहुल गांधी को अभी पूछताछ से छूट दी गई है, माफ नहीं किया गया है। उसके बाद उनके माताजी को अंततः ईडी के दफ्तर में आना पड़ा, उनसे भी लंबी पूछताछ हुई। उनकी वो बिटिया जो डॉक्टरी का ज्ञान रखती है, ये उसी दिन पता चला जब ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की तो डॉक्टरी सहायता के लिए उनकी बेटी प्रियंका गांधी स्वयं वहां उपस्थित थी। इसके पहले हम लोगों को प्रियंका गांधी के इस गुण का पता नहीं था कि वो आपातकालीन चिकित्सीय व्यवस्था का ज्ञान भी रखती हैं या इमरजेंसी डॉक्टर भी, मतलब आपातकालीन चिकित्सक भी हैं। अगर सोनिया जी को कोई आपात स्थिति आ जाती है तो जो फर्स्ट एड दी जाएगी वो प्रियंका जी ही देती हैं। इसकी ज्ञान हमको नहीं था, उसी दिन पता चला। खैर, तो उनसे भी पूछताछ पर फिलहाल विराम लगा है। छूट और माफी उनको भी नहीं मिलेगी। उसी डॉक्यूमेंट्स के इंतजार में चीजों को टैली करने के लिए उनको नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में जाने की जरूरत पड़ी और वहां पर जा करके सहयोग ना मिलने के दबाव में, मजबूरी में या प्रेशर में या उकसाने में उनको ऑफिस सील करना पड़ा। सील करने के बाद राहुल गांधी अपना 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे को बीच में छोड़ करके आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हो सकता है मैं जब आपसे बोल रहा हूं तब तक समाचार पर आ जाए कि राहुल गांधी का प्लेन नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया, क्योंकि उनको टिकट लेने की जरूरत नहीं, उनके पास खुद का जहाज है। और नहीं होगा तो देश की जितनी जहाज कंपनियां वो उसके लिए सेवा में हाजिर है। देश की बहुत सारी निजी कंपनी के मालिकों के पास जहाज है जो राहुल गांधी के लिए दे सकते हैं। देश के कई धंधा सेठ हैं जिनकी निजी इस्तेमाल, कई हीरो हीरोइन अफसर अधिकारी लोग हैं जिनका खुद का विमान है, वो राहुल गांधी के लिए मिल सकता है। मतलब वो चाहेंगे तो उनको विमान की कमी नहीं होगी, ये मुझे मालूम है। और उन्होंने विमान पकड़ भी लिया है। वो दिल्ली के आसमान में थी जब मैं आपसे बोलने आया था। हो सकता है अब जमीन पर सुरक्षित उतर गई हो। राहुल गांधी कर्नाटक में थे और कांग्रेसी उनके दफ्तर में धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। पुलिस को मजबूर में घेराबंदी करना पड़ा कि कहीं वहां कोई उत्पात मच करके और ज्यादा देश में बवाल जैसी स्थिति ना खड़ी। इन स्थितियों पर 3 बातें स्पष्ट तौर से समझ में आती हैं। पहली बात कि जब राहुल सोनिया जी को समन जारी हो गया था तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थी उसको उन लोगों ने ईडी को उपलब्ध क्यों नहीं करवाया, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। और अगर राहुल सोनिया से पूछताछ चल ही रहा था तो वो कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट थी जो उनसे नहीं मांग लिया जाता, उनको उनके ऑफिस में छापा मारना पड़ा, ये ईडी से पूछी जाएगी। और तीसरा कि जब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में कर्मचारी अधिकारी थे तो फिर सील करने पर मजबूर ईडी को क्यों किया गया, उन लोगों ने उन दस्तावेजों की कॉपी को ईडी वालों को क्यों नहीं दिया। क्या सरकारी काम में दखल अंदाजी जैसा कोई मामला बनता है या उकसाने वाला मामला बनता है, ये तीनों प्रश्न अनुत्तरित है। जब तक राहुल सोनिया प्रियंका की तरफ से या ईडी की तरफ से इस पर सफाई नहीं आ जाता तब तक हम जैसे लोग उस पर कुछ ना कहें, क्योंकि हम वहां पर नहीं थे। लेकिन एक बात जरूर है कि इन सब चीजों को देख करके ईडी के जांच पर लोगों को ध्यान आकर्षित करने और ये सरकार का विपक्ष को दबाने जैसी मुहिम चलाने के प्रति एक कारगर कदम जैसा जरूर लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस वाले लोग देश दुनिया में ये प्रचारित करेंगे कि कांग्रेस के दफ्तर को सील किया जा रहा है, मोदी जी अपने बहुमत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उधर संजय राउत की गिरफ्तारी का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने यही प्रचारित किया है, जिसका कांग्रेस को भी समर्थन देना पड़ा और नेशनल कांग्रेस को भी समर्थन देना पड़ा। मतलब शरद पवार की पार्टी और सोनिया गांधी की पार्टी ने संजय राउत के उस बयान का समर्थन किया है, उनके गिरफ्तारी का विरोध किया है, जिसमें संजय राउत सीधा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से घूस लेने के स्पष्ट दोषी पाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उस पर कोई सर्कमस्टांसेस एविडेंस की आवश्यकता नहीं है जिस पर कोर्ट निर्णय लेता है। अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस ना हो, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, कोई लाइव विटनेस ना हो तो सर्कमस्टांसेस विटनेस को भी ध्यान में रख करके फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इस केस में, संजय राउत केस में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ है एक ऐसे कंपनी के माध्यम से जो पात्रा चौल घोटाला में दोषी है। लेकिन इतनी साफ स्पष्ट घूसबाजी के बाद भी राजनीतिक मजबूरी के वजह से
वो लोग संजय राउत का समर्थन कर रहे हैं और संजय राउत सोनिया गांधी का समर्थन कर रहे हैं, तो ये राजनीति भाईचारा, भ्रष्टाचारा और सरकार को बदनाम करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। देश की जनता समझदार है, वो इस चीज को समझ रही है कि चीजें क्या घट रही हैं और हमको इस पर क्या एक्शन रिएक्शन देना है। लेकिन फिलहाल देशवासियों को संयम की जरूरत है और राजनीतिक दलों के बहकावे से अपने आप को बचाने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग आपके भावना को भड़का करके अपना उल्लू सीधा करेंगे और आपको आगे करके खुद की बेईमानी पर पर्दा डालेंगे। क्यों? क्योंकि सभी राजनीतिक दल एक दूसरे का शेल्टर होते हैं। कहाँ कोई कांग्रेस के चंदे का जिक्र करता है गैर कांग्रेसी, या कहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के चंदे का जिक्र करता है गैर भाजपाई, या कहाँ कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल के किसी बड़े घोटाले को नरेंद्र मोदी ने उजागर किया हो, और कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के जमाने को मनमोहन सिंह 10 साल रहने के बाद भी उजागर किए। ये सब नूरा कुश्ती है। ईडी चाहती तो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे को सील नहीं करती, क्योंकि उससे उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन वो सील करके कांग्रेस को राजनीतिक माइलेज दे रही है, ताकि कांग्रेस देश भर में सड़क पर उतर करके बवाल करे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो जेन्युइन सवाल हो उससे भारतीय जनता पार्टी का बचाव करे। ये गिव एंड टेक का मामला है। अगर समझ सके तो समझिए, नहीं तो आप कैसे समझेंगे, समझाना मेरा काम है। इन सब चीजों को समझिए और देश के लोकतांत्रिक मुद्दे को महत्व दीजिए और देश को मजबूत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।